हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 पर्यावरण की क्लास में इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकीय पिरामिड पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो मेरे साथियों, पहले आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तत्पश्चात इकोलॉजिकल पिरामिड किसे कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसको भी लिखने का कार्य किया जाएगा। तो मेरे साथियों, फर्स्ट पॉइंट को लिखिएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था और कब दिया था। तो लिखिएगा इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड पिरामिड की संकल्पना की संकल्पना किसने दिया था और कब दिया था, यह कई बार प्रश्न बना हुआ है। तो लिखिएगा इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना 1927 में चार्ल्स एल्टन चार्ल्स एल्टन ने दिया था। एल्टन ने दिया था, यह याद रखिएगा। इस पॉइंट में क्या याद आपको रखना है वह अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो मेरे साथियों, बस इतना याद रखना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना कब दिया गया था और किसने दिया था। तो कब दिया गया था? 1927 में। किसने दिया था? तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। अब चलते हैं इकोलॉजिकल की परिभाषा की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इकोलॉजिकल पिरामिड की परिभाषा, ठीक है मेरे साथियों। यदि इकोलॉजिकल पिरामिड की परिभाषा पढ़ेंगे और आपको इकोसिस्टम क्लियर नहीं होगा, फूड चेन क्लियर नहीं होगा, पोषण स्तर क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और पिछले क्लास में फूड चेन क्या होता है उस पर चर्चा किए थे, आपके पोषण स्तर क्या होता है उस पर भी चर्चा किए हैं, इकोसिस्टम क्या होता है उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब इन तीनों का जो शब्द अभी आपको बोला हूँ, इन तीनों को मिलाते हैं तभी इकोलॉजिकल पिरामिड का परिभाषा बनता है। तो क्या परिभाषा है, आइए देख लेते हैं मेरे साथियों। कहा जाता है कि किसी इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, जैव भार, ऊर्जा की सुलभता का चित्रात्मक प्रदर्शन किया जाता है तो एक पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है। उसी आकृति को इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। तो मेरे साथियों, यदि आप इकोसिस्टम नहीं पढ़े हैं, आप फूड चेन नहीं पढ़े हैं, पोषण स्तर नहीं देखे हैं, तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आइए लिख लेते हैं परिभाषा इसका। लिखिएगा किसी इकोसिस्टम में ठीक है, किसी इकोसिस्टम में फूड चेन में यानी खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में लिखिएगा, फूड चेन में विभिन्न पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, लिखिएगा प्रजातियों की संख्या, यह याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से इसका वर्गीकरण करेंगे। प्रजातियों की संख्या, ठीक है। और क्या है? जैव भार और ऊर्जा की सुलभता का चित्रात्मक प्रदर्शन किया जाता है।
पिरामिड जैसी आकृति, पिरामिड जैसी आकृति, जैसी पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है, आकृति प्राप्त होती है, उसे ही क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। उसे ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। यह ध्यान में रखिएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड किसे कहते हैं, तो यह परिभाषा ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, परिभाषा से आपके पेपरों में प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन जो इकोलॉजिकल पिरामिड का वर्गीकरण करेंगे यानी प्रकार करेंगे और प्रकार में जो उदाहरण देखेंगे, कौन सा पिरामिड उल्टा बन रहा है, कौन सा पिरामिड सीधा बन रहा है, वहाँ से प्रश्न आपके पेपरों में आता है। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट, इसका वर्गीकरण करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड का वर्गीकरण, पिरामिड का प्रकार, ठीक है, या वर्गीकरण, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड का प्रकार या वर्गीकरण। मेरे साथियों, इकोलॉजिकल पिरामिड आपके 3 प्रकार का होता है और यह 3 प्रकार इसके परिभाषा में ही आपका मेंशन कर दिया गया है। और वह क्या है? तो पहला है प्रजातियों की संख्या, यानी संख्या के आधार पर एक होता है। दूसरा प्रकार है जैवभार के आधार पर और तीसरा है मेरे साथियों ऊर्जा के आधार पर। यहाँ पे भी वही लिखेंगे, पहला लिखिएगा। तो इसको अच्छे ढंग से सजा के लिख लेते हैं। तो लिखिएगा इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा, पहला कौन सा प्रकार है? तो लिखिएगा संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, एक तो यह प्रकार होता है। दूसरा जैवभार का पिरामिड, जैवभार या इसी को बोलते हैं बायोमास का पिरामिड, लिख लीजिएगा बायोमास का पिरामिड। नेक्स्ट लिख लीजिएगा तीसरा है मेरे साथियों ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, अब आते हैं संख्या का पिरामिड देखने का कार्य करेंगे और इसके जो मेरे साथियों उदाहरण है, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में अब आएगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा संख्या का पिरामिड। ठीक है मेरे साथियों, इसका परिभाषा क्या होता है, पहले आइए उसको बात कर लेते हैं। मेरे साथियों, पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या के आधार बनाकर, ध्यान से सुन लीजिएगा, पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या के आधार बनाकर जब पिरामिड तैयार किया जाता है, पिरामिड का निर्धारण किया जाता है, वैसे पिरामिड को मेरे साथियों संख्या का पिरामिड कहा जाता है। पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, तब दोबारा भी आपको समझा दे रहा हूँ। तो लिख लीजिएगा, लिखेगा पोषण स्तर पर। अब पोषण स्तर यदि आप नहीं पढ़े होंगे तब तक यह समझ में नहीं आएगा कि संख्या का पिरामिड या कैसे बनेगा। तो पोषण स्तर मैं पढ़ा चुका हूँ, फूड चैन, खाद्य श्रृंखला, यह सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो जाके देख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तब आसानी से यह सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो लिखिएगा पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को आधार बनाकर तैयार किया गया पिरामिड संख्या का पिरामिड कहलाता है। संख्या का पिरामिड कहलाता है।
एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसी में लिखिएगा, इसी में आगे बढ़ा लीजिएगा, लिखिएगा इसका पिरामिड, या लिख लीजिएगा आप संख्या का पिरामिड, मैं लिख रहा हूँ इसका पिरामिड उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बनता है, दोनों प्रकार का बनता है, बनता है। अब इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण को याद कर लीजिएगा, यह परिभाषा याद मत करिएगा, लेकिन जो आपका उदाहरण मेरे साथियों यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, दो उदाहरण लिखवा रहे हैं। पहला लिख लीजिएगा, लिखिएगा वन यानी जंगल, वन कामा घास कामा तालाब, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा क्या लिखवाया हूँ, वन लिखवाया हूँ, घास लिखवाया हूँ और तालाब लिखवाया हूँ। का पिरामिड सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। और लिख लीजिएगा किसका उल्टा बनता है, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा पेड़, या आपके पेपर में दे सकता है, पेड़ ना देगा तो क्या देगा, इसके वृक्ष दे देगा, पेड़ या वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब देखिए मेरे साथियों, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण से ही प्रश्न बनता है। उदाहरण में क्या लिखवाया हूँ, वन का पिरामिड, घास का पिरामिड और तालाब का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। यह वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा कि वन का पिरामिड, घास का पिरामिड और तालाब का पिरामिड सीधा बनता है, किसके आधार पर, तो संख्या के आधार पर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आपका दूसरा जैवभार का पिरामिड, तो वहाँ पे तालाब का पिरामिड उल्टा लिखवा दूंगा कि जैवभार के आधार पर तालाब का पिरामिड उल्टा बनता है, और इसको सिद्ध भी कर देंगे कि क्यों उल्टा बनता है और क्यों संख्या के आधार पर यहाँ पे आपका सीधा बन रहा है और जैवभार के आधार पर क्यों वह उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह पॉइंट याद रखिएगा कि संख्या के आधार पर तालाब का पिरामिड सीधा बनता है, जबकि जैवभार के आधार पर आपका तालाब का पिरामिड उल्टा बनता है। अभी देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखिए, वन, घास और तालाब का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा, और वृक्ष या पेड़ का पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा। अब आइए पिरामिड बना लेते हैं मेरे साथियों। सर्वप्रथम घास या वन का पिरामिड एक ही जगह देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं, कैसा बनता है, सीधा, तो एक ही बार बना लेते हैं ऐसे। अब देखिए यह ऐसे क्यों बन रहा है, यानी जो नीचे वाला इसका मुख है वह बड़ा है, और ऊपर वाला जो जैसे जैसे जा रहा है यह सिकुड़ता जा रहा है। क्यों सिकुड़ता जा रहा है, वन और घास और तालाब में क्यों ऐसा पिरामिड बनेगा, यह देखने का प्रयास करिएगा मेरे साथियों। यदि मैं बात करूं घास का पिरामिड, तो घास कहाँ होता है, उत्पादक वर्ग में घास। तो घासों की संख्या जो है यह क्या है, उत्पादक है। और जब आप देखेंगे ना तो उत्पादक अधिक रहेगा, क्योंकि उत्पादक ही हमें जीवन का सहारा है। मान लीजिए उत्पादक ही कम रहे और हम ही लोग बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो हम भोजन के लिए लड़ाई करने लगेंगे, मारपीट करने लगेंगे, ढिसुम करने लगेंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी घास रहेगी, मान लीजिए सोचिए कि अगर गाय भैंस ज़्यादा हो जाए और घास ही कम हो जाए, चरी नहीं है, लेहना नहीं है, जिसको हम यूपी बिहार में क्या बोलते हैं, लेहना जाके काट के ले आइए। सोचिए कि लेहना कम हो जाए और आपके 1000 गाय हो जाए, तो अब उन्हीं लोग में तो मारा मारी हो जाएगा, गाय कहेगी कि हम खाएंगे, भैंस कहेगी कि हम खाएंगे। इसलिए आपका जब भी जो घास होगा वह क्या होगा, अधिक होगा, किसके अपेक्षा, जो प्रथम उपभोक्ता होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो घास को कौन खाता है, प्रथम उपभोक्ता, जैसे गाय भैंस बकरी, लिखवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बस, प्रथम उपभोक्ता। अब मेरे साथियों यह बताइए कि जब भी प्रथम उपभोक्ता रहेंगे, क्या इनसे कम रहेंगे कि नहीं कम रहेंगे, तो बिल्कुल कम रहेंगे। तो घास ज़्यादा रहेगा, यानी संख्या घास का अधिक रहेगा। या यहीं पे लिख लीजिएगा, वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वन या दो लिख रहे हैं, अभी दो का हम समझ रहे हैं, वन का पिरामिड और घास का। तो जहाँ पे घास और वन दोनों लिख लीजिए। जो वन में भी वही होते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे जानवर कम होते हैं, ऐसा कहीं नहीं ना देखे हैं
कि जंगल ही कम है और पेड़ और आपके जानवर बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि जंगल छोटा सा है और आपके जानवर इतने हैं कि उस जंगल में समा ही नहीं रहे हैं। कभी ऐसा तो जंगल नहीं ना देखे होंगे। तो जब भी जंगल देखेंगे तो वन देखेंगे तो ज़्यादा देखेंगे, फैलाव में देखेंगे, संख्या में देखेंगे। जबकि प्रथम उपभोक्ता क्या होंगे, कमी आएगा। मेरे साथियों, जो सेकेंड उपभोक्ता होते हैं वह प्रथम उपभोक्ता से भी कम होते हैं, तो यह हो जाएंगे द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता से कम कौन रहता है, तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उपभोक्ता लिख लीजिएगा, जगह नहीं है आप लिख लीजिएगा तृतीय उपभोक्ता, ठीक है ना। तो यह दो पिरामिड देख लिए, वन का पिरामिड और घास का पिरामिड देख लिए। अब चलते हैं तालाब के पिरामिड। तालाब का पिरामिड देखिए सीधा बनता है, कैसे, देखिए आइए बात कर लेते हैं इस पर भी। सीधा ऐसे बनेगा मेरे साथियों, संख्या के आधार पर बनाएंगे तो आपका तालाब का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्यों बनेगा, आइए देख लेते हैं मेरे साथियों। किसी भी तालाब में, किसी भी नदी में आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एल्गी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या के हिसाब से। किसके हिसाब से, संख्या के हिसाब से। तो लिख लीजिएगा बैक्टीरिया, लिख लीजिएगा, लिखिएगा बैक्टीरिया, या लिख सकते हैं एल्गी, एल्गी, क्या लिखेंगे, एल्गी, यह होंगे। मेरे साथियों, यदि हम बात करें कि बैक्टीरिया या एल्गी या छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, इनको खाता कौन है, तो छोटी छोटी मछलियाँ खाती हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा छोटी मछली, छोटी मछली, छोटी मछली। जब भी छोटी मछलियों से जो बैक्टीरिया होंगे, जो एल्गी पाए जाते हैं, यह बैक्टीरिया और एल्गी की संख्या जब भी रहेगी मेरे साथियों अधिक रहेगा, ठीक है, छोटी मछलियों के अपेक्षा। मेरे साथियों, अब क्या आ जाएंगी, मध्य वाली मछली, मध्य मछली, मध्य मछली। जब भी मध्य मछली रहेंगी, छोटी मछली ज़्यादा रहेंगी, मध्य मछली उससे कम रहेंगी। और आपका सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली, बड़ी मछली, देखिए सबसे बड़ी जो मछली है मेरे साथियों, यह सबसे कम रहेगी। यदि यही अधिक हो जाएंगी ना, यदि यह अधिक हो जाएंगी तो इनको रहने ही नहीं देंगी, कोई भी छोटी मछली नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, कोई मध्य मछली नहीं होगी। या आप तालाब में, किसी भी तालाब को जो मछली पालन करते हैं उनसे पूछेंगे ना कि यह बताइए कि जिस मछली में आप तालाब पालन करते हैं, तो क्या जिसमें छोटी मछली रखते हैं, क्या उसमें बड़ी मछली को भी रखते हैं क्या, तो वो कहेगा कि नहीं। यानी जहाँ पे, जिस तालाब में एक मछली, जिस मछली में पालन किया जाता है, वहाँ पे एक ही प्रकार की मछली का पालन किया जाता है। यह नहीं है कि छोटी छोटी मछली का पालन किया गया, उसमें एक बड़ी मछली को रख दिया गया, सभी बड़ी जो मछली है ना, सब छोटी मछली को खा जाएगी। यह होता है मेरे साथियों, इसी को बोलते हैं फूड चेन। पढ़ा चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा मेरे भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसको समझने के लिए आप जाके देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया और एल्गी तालाब में अधिक होते हैं, इसलिए इनका मुख बड़ा है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, इनका मुख क्या होता है, छोटा चला जाएगा। यानी बैक्टीरिया और एल्गी ज़्यादा होंगे, उससे थोड़ा सा कम छोटी मछली होंगी, उनसे कम मध्य मछली होगी, और सबसे कम आपकी सबसे बड़ी मछली होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेड़ और वृक्ष का मेरे साथियों। पेड़ और वृक्ष का देखिए कैसे उल्टा बनता है, यह बात करते हैं। जैसे एक पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, पहले बना लेते हैं, पेड़ है मेरे साथियों। पेड़ पे कौन रहेगा, पेड़ पे खाने वाले इसके फल रहेंगे, फल खाते हैं। तो फल पे जो जानवर खाएंगे, एक पेड़ है तो एक पेड़ पे जो फल लगा है, क्या लगा है, फल, इसको खाने वाले बहुत सारे क्या होंगे, जानवर होंगे। यानी जो आपके जो जानवर खाते हैं, फल जो खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रथम उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, प्रथम उपभोक्ता, उपभोक्ता। मेरे साथियों, जो प्रथम उपभोक्ता हैं, इनको खाने वाले जब भी रहेंगे अधिक रहेंगे। और खाते कौन हैं, इनको खाते हैं अपघटक। क्या, कौन खाते हैं, अपघटक। तो जब भी आपका चेहरा बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यानी पेड़ एक है, उपभोक्ता ज़्यादा रहेंगे, और जब उपभोक्ता मर जाएंगे या इनको जब कोई खाएगा तो वह खाता कौन है, उपभोक्ताओं को खाने वाले हैं अपघटक। और अपघटक में कौन है, जीवाणु और कवक, जीवाणु और प्लस कवक। और जब भी रहेंगे तो प्रकृति में यही अपघटक प्रकृति में मिलाने का कार्य करते हैं। पेड़ पर जो फल लगा है यह खाते हैं, और इनको खाने वाले कौन है, अपघटक। इसलिए जो तालाब का पिरामिड है
आपका जो पेड़ और वृक्ष का पिरामिड है वह संख्या के आधार पर कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जबकि घास और वन और तालाब का पिरामिड संख्या के आधार पर कैसे बनता है, तो मेरे साथियों सीधा बनता है। अब चलते हैं जैव भार या बायोमास का पिरामिड पढ़ने, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों पहले आइए हेडिंग बना लेते हैं, जैव भार का पिरामिड या बायोमास का पिरामिड, तब इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, पिरामिड या इसी को क्या बोलते हैं, बायोमास का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, पिरामिड। मेरे साथियों जैव भार या बायोमास का पिरामिड क्या होता है, आइए पहले परिभाषा पे चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे साथियों किसी जीव के शरीर का शुष्क भाग को ही जैव भार कहा जाता है। यानी ये जो मेरा शरीर है या आपका जो शरीर है और जो हमारे अंदर जो हड्डियां हैं, यहाँ पे हड्डी है ना, सब ये तो हड्डी ही है सब, इसी हड्डी को जब शुष्क भाग, इसी को क्या बोलते हैं, शुष्क भाग को ही बायोमास कहते हैं या जैव भार कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा, किसी जीव के शुष्क भाग का, यानी किसी जीव के शरीर का शुष्क भाग ही जैव भार या बायोमास कहलाता है। और शुष्क भाग को आधार बनाकर जब पिरामिड तैयार किया जाता है उसे ही जैव भार का पिरामिड कहते हैं। और मेरे साथियों यह दो प्रकार का होता है, एक स्थलीय पिरामिड होता है और एक जलीय पिरामिड होता है। तो आइए पहले लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लीजिएगा इसका, लिखिएगा जीव के शरीर का शुष्क भाग बायोमास या जैव भार कहलाता है, जैव भार कहलाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लिखिएगा शुष्क भाग को आधार बनाकर, शुष्क भाग को आधार बनाकर तैयार किया गया पिरामिड, पिरामिड बायोमास पिरामिड कहलाता है। उदाहरण, यह जो आपका परिभाषा है मेरे साथियों, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना, बस यह ध्यान क्या रखना है आपको समझने के लिए बस, कि जो जीव के शरीर का जो शुष्क भाग होता है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, आपका बायोमास कहलाते हैं। और जो शुष्क भाग होता है उसी को आधार बनाकर, उसी को क्या बनाकर, आधार बनाकर जब पिरामिड तैयार किया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, बायोमास का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, और यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक स्थल पे बनता है और एक जल पर बनता है। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा जैव भार का पिरामिड दो प्रकार का होता है, जैव भार का पिरामिड दो प्रकार का होता है, यह ध्यान में रखना है कि कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला स्थलीय भाग का पिरामिड, और इसमें देखेंगे हम वन का, ठीक है, क्योंकि वन कहाँ होता है, स्थल पे तो ही होता है ना मेरे साथियों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा जलीय भाग का पिरामिड, और इसमें हम देखेंगे किसका, तालाब और
समुद्र, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों देखिए, तालाब दो जगह आ गया ना, एक संख्या के आधार पे अभी पढ़े हैं पीछे, और यहाँ पे क्या आ गया तालाब, जैव भार के पिरामिड के आधार पर। और इसके आधार पर मेरे साथियों अब देख लीजिएगा कौन सीधा बनेगा कौन उल्टा। मेरे साथियों जो आपका स्थलीय भाग का पिरामिड होता है और जिसमें हम 1 लिखे हैं, यह कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। किसके आधार पर, जैव भार के आधार पर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जैव भार के आधार पर, के आधार पर, आधार पर, ठीक है। और तालाब या समुद्र का पिरामिड कैसा बनेगा, यह उल्टा बनता है, ठीक है ना। यह भी किसके आधार पर, जैव भार के आधार पर, के आधार पर। अब आइए पिरामिड बना लेते हैं। देखिए अब यह सीधा क्यों बनेगा, आइए देख लेते हैं मेरे साथियों। सीधा जैव भार के आधार पर बनेगा, क्यों बनेगा आइए देखते हैं। स्थल खंड पे सर्वाधिक क्या पाए जाएंगे, तो स्थल खंड पे सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके उत्पादक वर्ग। कौन पाए जाते हैं, उत्पादक, उत्पादक वर्ग। और उत्पादक वर्ग में किसे शामिल किया जाता है, पेड़ पौधे, ठीक है ना, पेड़ पौधे। अब सोचिए पेड़ पौधों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी कि नहीं होगी, अधिक होती है। स्थल पे सर्वाधिक क्या पाया जाता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऐसे नहीं ना है कि जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है और पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। प्रथम उपभोक्ता ज़्यादा पाए जाते हैं और पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। और यह सोचिए कि हम जैव भार के आधार पर बात कर रहे हैं, तो एक पेड़, यदि एक पेड़ की बात करें और एक इंसान की बात करें तो भारी कौन होगा, जैव भार किसका अधिक होगा, पेड़ का कि आपका। तो सोचेंगे कि मैं तो स्लिम हूँ, मैं तो जीरो फिगर वाला हूँ, ठीक है ना, एकदम आप क्या हैं, एकदम ऐसे वाले हैं, ठीक है। तो आपका जीरो फिगर है, आप एकदम पतले हैं। तो एक सोचिए कि एक तो उसकी डंठी, और आपको जब वेट किया जाएगा या मुझे ही वेट किया जाएगा तो उसकी एक डाल मैं क्या हो जाएंगे, वह ज़्यादा होगा, मैं कम हो जाऊँगा। तो पेड़ का जो जैव भार होगा सबसे अधिक होगा, इसका जैव भार होगा क्या, सबसे अधिक। अब कौन आएगा, अब आएंगे प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, उपभोक्ता। यह थोड़ा सा उत्पादकता से कम होंगे लेकिन ज़्यादा होंगे। इसके बाद कौन आएगा, आपका द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आएंगे। और सबसे कम कौन होगा, तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उपभोक्ता। मेरे साथियों यदि हम जैव भार के हिसाब से देखें तो इनका सोचिए जैव भार कितना होगा, यदि 1000 kg होगा, किनका होगा 1000 kg, तो इनका वेट कितना होगा 800 kg, ठीक है ना, 800 kg। द्वितीय उपभोक्ता थोड़ा सा और पतले होते हैं और उनका होता है लेकिन बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं, तो यह हो गए 500 kg। सबसे ज़्यादा कम यह होते हैं और इनका भी वेट क्या होगा, इनसे कम होगा, इसलिए इनको हम 200 kg में रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं, क्रम आपका चलता जाता है, सिकुड़ता जाता है। और इसमें हम किसका देख रहे हैं, स्थल का, स्थलीय, स्थलीय, स्थल में किसका, वन, स्थलीय और वन का पिरामिड, पिरामिड, ध्यान रखिएगा। तो जब भी स्थल का पूछे और वन का पूछे और जैव भार दे दे, किस कौन दे दे, जैव भार के आधार पर स्थल या वन का पिरामिड कैसे बनेगा, तो कैसे बताएंगे, आप सीधा बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा तालाब का। मेरे साथियों तालाब का पिरामिड और समुद्र का पिरामिड दोनों उल्टा बनता है और जलीय भाग का पिरामिड आपका उल्टा बनता है। कैसे बनता है तो देखिए, मान लीजिए यह है बैक्टीरिया, किसी तालाब या किसी समुद्र या किसी भी जल स्थल, मान लीजिए यह छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ कि जल ही को लेके चलिए, इतना ही। तो किसी भी जल में सर्वाधिक क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, क्या रहते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और क्या रहेंगे, एल्गी रहेंगे, एल्गी, ठीक है। इसके बाद क्या रहेंगी, छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, छोटी मछली रहेंगी। इसके बाद क्या रहेगी, बड़ी मछली रहेगी, बड़ी, बड़ी मछली क्या रहेगी, बड़ी, यानी मध्य कर लीजिएगा, अभी मध्य मछली, समझने के लिए एक और श्रृंखला बना लीजिए, मध्य मछली। मध्य मछली से क्या रहेगी, सबसे बड़ी मछली, बड़ी मछली। अब देखते हैं हम पढ़ किस पे रहे हैं, जैव भार पे। जैव भार का मतलब शुष्क भाग। अब सोचिए कि जो बड़ी मछली होगी उसका वेट क्या होगा,
उसका वेट सबसे अधिक होगा। और समुद्र में देखेंगे तो जो शार्क रहती हैं, जो बड़ी बड़ी शार्क रहती हैं, वेल रहती हैं, उनका वेट कितना जाता होगा, 5,000 किलो के ऐसे होंगे, 10,000 किलो की होंगी। तो बड़ी मछली कितने किलो की हो गई, आपके 10,000 किलो की हो गई। उससे जो मध्य वाली मछली होगी, मान लीजिए वह कितनी की होगी, 5,000 केजी की होगी। कितनी केजी की, 5,000 केजी की होगी। जो छोटी मछली होगी, मान लीजिए समुद्र की बात कर रहे हैं, तो कितनी केजी की होगी, आपकी 200 केजी की होगी, या उससे भी कम होगी। उससे भी छोटी कर लीजिए, जो गांव में तालाब में पाई जाती हैं, कितने केजी की होंगी, वह 2 किलो की, 1.5 किलो की होती हैं। और उसी तालाब में से मेरे साथियों कहीं कभी कभी 10 किलो की भी प्राप्त हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बड़ी मछली। कोई उससे छोटी प्राप्त होती है तो उसको मध्यम मछली बोलते हैं। और एक सिधड़ी होती है, छोटी छोटी होती है, इतनी इतनी, यह जब पाएंगे तो इसमें आ जाएंगे। अब छोटी मछली में भी देखेंगे तालाब में क्या होंगे, बैक्टीरिया, एल्गी पाए जाते हैं, तो वह सबसे छोटे छोटे होते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, जैव भार, शुष्क, मतलब हमारी जो शरीर है उसके भाग के आधार पे पढ़ रहे हैं। अब बताइए कि जो बड़ी मछली होगा उसका शरीर का शुष्क भाग तो बड़ा होगा ना, तो यह क्या होगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। और मध्य मछली का जो आकार होगा, शरीर होगा, वह कैसे होगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, और यहाँ पे बैक्टीरिया पे आके ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे जाके ऐसे यह मिल जाएगा। यानी जो आपका किसका, यानी जलीय भाग, किसका, जलीय भाग का, और आपका तालाब का, आपका और समुद्र का सब पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ध्यान से मेरे साथियों देख लीजिएगा, जब भी प्रश्न बने, और यह क्योंकि बार बार आपको दिक्कत करेगा तालाब, तो हो सकता है कि तालाब दे दे कि तालाब का पिरामिड कैसा बने, और उल्टा सीधा दे दे, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, इसके लिए चांस हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, यदि संख्या के आधार पे पिरामिड पूछ रहा है तब तो आपका सीधा बन जाएगा, और जयभार के आधार पे यदि पूछ रहा है तो हमारा जो पिरामिड तालाब का है कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। मेरे साथियों एक पिरामिड और छूट रहा है, ऊर्जा के आधार का पिरामिड, तो पहले इसको मिटा देते हैं तब उसको पढ़ने का कार्य करते हैं। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं मेरे साथियों, ऊर्जा का पिरामिड, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथियों एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड। मेरे साथियों जो ऊर्जा का पिरामिड होता है यह सदैव सीधा बनता है, कभी उल्टा नहीं बनेगा। तो यह माइंड में बैठा लीजिएगा, जब भी पूछेगा आपके पेपर में कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनेगा, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। इसमें कतई ना हाँ वाली बात ही नहीं है, यह सदैव सीधा बनता है। क्यों बनता है उस पर बात करेंगे, तो पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है। मेरे साथियों जो ऊर्जा पिरामिड की संकल्पना दिए थे वह चार्ल्स एल्टन महोदय ने दिया था। तो कभी कभी हो सकता है यह भी पूछ ले, तो यह भी लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ऊर्जा पिरामिड की, पिरामिड की, मिड की संकल्पना, संकल्पना एल्टन महोदय ने दिया था, एल्टन महोदय ने दिया था, दिया था। ठीक है ना, इसको महादेव मत लिख लीजिएगा, इसमें मंत्र ऐसे मिटा देंगे, महादेव हो जाएगा ऐसे, तो लिख लीजिएगा महोदय। ठीक है ना, किसने दिया था, एल्टन महोदय ने दिया था। और इसका ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनेगा, तो ऊर्जा का पिरामिड मेरे साथियों सदैव सीधा बनता है। ठीक है ना, तो आइए पहले इसका पिरामिड बना लेते हैं। देखिए यह है पिरामिड, और यहाँ पे है उत्पादक, उत्पादक। उत्पादों को कौन खाता है, प्रथम उपभोक्ता। कौन खाता है, प्रथम उपभोक्ता खाता है। और प्रथम उपभोक्ता को खाने वाले कौन होते हैं, देखिए एक आ गया उपभोक्ता, यह मच्छर है, मच्छर चौथा उपभोक्ता है। हम लोग का खून यह भी करते हैं ना, सब किस में आ जाएंगे, तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा कि मच्छर किस उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। तो ठीक है ना, यह आ गया द्वितीय उपभोक्ता,
प्रथम उपभोक्ता को कौन खाता है? तो द्वितीय उपभोक्ता खाता है। द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाला कौन है? तो तृतीय उपभोक्ता है। कौन है? तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता, उपभोक्ता। और तृतीय उपभोक्ता को कौन खा सकता है? तो चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, चतुर्थ उपभोक्ता को खाएंगे तो यह तो श्रृंखला आपका बनता चला जाएगा। ठीक है ना, क्या है? बनता चला जाता है उपभोक्ता। श्रेणियाँ जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। यह नहीं है कोई कि 3 ही श्रेणियाँ होता है। खाद्य श्रृंखला में हजारों श्रेणियाँ बन सकता है। इसको उसने खाया, उसको उसने खाया, उसको उसने खाया, उसको उसने खाया। कितने ने खाया पता ही नहीं चलता है। तो श्रृंखला हो सकता है कि 2 बन सकता है, 3 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, या हो सकता है कि 10 का बन जाए, 15 का भी बन सकता है। तो मेरे साथियों देखिए, उत्पादों पर कौन निर्भर रहता है? प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता पे द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता पे तृतीय, तृतीय पे चतुर्थ। इस पे सब, और जब सब मर जाते हैं तो खाने वाला कौन होता है? अपघटक। निपटा देता है सबको। हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, कौन निपटाएगा? अपघटक यानी कवक और जीवाणु निपटा देंगे हमको। अब देखिए मेरे साथियों, सूर्य जो है, जो आपका सूर्य है, ठीक है ना, यहाँ पे सूर्य बना रहे हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण ही अपना कौन भोजन बना लेता है? उत्पादक। यानी जो पेड़ पौधे हैं यह कैसे भोजन बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि के तहत बनाते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक वर्ग को मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? मान लीजिए लेके चल रहे हैं 1 लाख कैलोरी। कितना लेके चल रहे हैं? 1 लाख कैलोरी। मुझे समझाने में आसानी रहेगा, ठीक है ना। 1 लाख कैलोरी। मेरे साथियों, जब उत्पादक वर्ग यानी पेड़ पौधे हैं, खाता कौन है? आपका प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता में कौन आएंगे? गाय आएंगे, बकरी आएंगे, ठीक है ना। गाय, बकरी, भैंस, आप जो आप पालते हैं, जो भी पशु जो शाकाहारी होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे घोड़ा हो गया, जैसे आपकी हाथी हो गया, जैसे जिराफ हो गया, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, ये प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। खाते कौन है? पेड़ पौधे को खाते हैं। और पेड़ पौधा अपना भोजन कहाँ से बनाता है? सूर्य के। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी कहाँ से मिलेगा? ऊर्जा किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। यानी 1 लाख कैलोरी लेके चले। मेरे साथियों, यदि उत्पादक वर्ग को खाता है प्रथम उपभोक्ता तो इसको कितना मिलेगा? तो यह जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले एक परिभाषा बता दे रहा हूँ आपको। मेरे साथियों, जब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा जाता है तो उसका 90% भाग ह्रास हो जाता है, खत्म हो जाता है। 10% ही भाग दूसरे आपके जीव में जाता है। तो अब बताइए कि जिसके पास पेड़ पौधे के पास 1 लाख कैलोरी है, अब खाने वाला कौन है? प्रथम उपभोक्ता। तो इसके पास कितना जाएगा? इसमें से 90% तो ह्रास हो जाएगा, 10% ही जाएगा। तो कितना जाएगा? 1 लाख का 10% कितना होगा? तो क्या बताएंगे? आपका 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। इसीलिए 1 लाख लेके चला हूँ कि मुझे समझाने में आसानी होगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ ले लेता अंक में तो फिर दिक्कत हो जाता। आप लोग समझ जाते, मैं ही समझा नहीं पाता। तो इसको प्राप्त कितना होगा प्रथम उपभोक्ता को? आपका 10,000 कैलोरी। अब मेरे भाई यह बताओ कि अगर द्वितीय उपभोक्ता खाता है प्रथम उपभोक्ता को तो इसका भी तो कितना % समाप्त होगा? इसका भी आपका 10,000 का 90% समाप्त। अब 10% ही आगे जाएगा, यह तो समाप्त हो जाएगा, 10% जाएगा। तो यह बताइए कि 10,000 कैलोरी का 10% कितना होगा? तो होगा 1,000। कितना होगा? 1,000 कैलोरी। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा होगा। 1,000 कैलोरी जाएगा। अब बताइए कि अगर द्वितीय उपभोक्ता को कोई खाता है, ठीक है, तो इसका भी तो 90% ह्रास होगा ना। तो 90% इसका ह्रास हो गया। कितना? 10% ही जाएगा। कितना जाएगा? 10% जाएगा, 90% ह्रास हो गया। अब 1,000 का यह बताइए कि 90% यदि समाप्त कर देते हैं तो कितना बचता है? तो हमें लग रहा है कि लगभग 100 बचेगा। 100 कैलोरी, 100 कैलोरी बचेगा, 100 कैलोरी। अब बताइए कि यदि तृतीय उपभोक्ता को कोई खाता है तो इसका भी तो 100 का भी तो 90% ह्रास होगा। 90% ह्रास हो गया, कितना जाएगा? 10%। तो ये जाएगा, ये समाप्त। अब 100 का यदि हम 90% ह्रास कर दे रहे हैं तो 10% कितना जाएगा? 10 कैलोरी जाएगा। तो मेरे साथियों, जब भी एक जीव दूसरे जीव का उपभोग करता है तो 90% भाग उसका ह्रास यानी समाप्त होता है, 10% हिस्सा उसको जाता है। ठीक है ना। तो इसका पिरामिड कभी भी बनेगा जब ऊर्जा का पिरामिड, तो कैसा बनेगा?
ऊर्जा का पिरामिड एकदम सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है, यह ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। जो यह 10% जा रहा है, जो यह नियम दिए हैं, यह 10% का नियम, 10% का जो नियम है कि दूसरे के जीव में जाता है, यह देने वाले हैं लीडमैन। इनका नाम याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि कभी पूछ दे आपके पेपर में कि 10% का नियम, एक जीव यदि दूसरे जीव को खाता है तो 10% ही जाता है। यह किसने दिया है? लीडमैन साहब ने दिया है। तो लिख लीजिएगा, एक जीव जब किसी जीव को खाता है, किसी जीव को खाता है या आहार बनाता है, खाता है लिख लीजिएगा एकदम शुद्ध भाषा, सरल भाषा में खाता है, तो उसका या ऐसे लिख लीजिए, तो ऊर्जा का 90% भाग ह्रास हो जाता है, जबकि 10% ऊर्जा ही प्राप्त होता है। ठीक है। तो मेरे साथियों, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसे बनता है? तो सीधा बनता है। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का जो हमारा विषय था वह था क्या? पारिस्थितिकीय पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड। उस पर एकदम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करिए। यदि कमेंट में कुछ नहीं लिख पाते हैं तो एक छोटा सा दिल बना के भेज दिया करिए, और इस वीडियो को मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। और अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ और अपने महिला मित्र के साथ भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।